नमस्कार दोस्तों, मनोज श्रीवास्तव दिस साइड। आज हम लोग विस्टास के फर्स्ट चैप्टर का स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है द थर्ड लेवल। बट इसको स्टडी करने से पहले कुछ बातों को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली विस्टास और फ्लेमिंगोस ये बोर्ड एग्जाम में सेक्शन सी के अंतर्गत आते हैं और सेक्शन सी का असेसमेंट वो वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स है। लाइक इस पार्ट से एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, एक्सट्रापोलेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मतलब साफ है कि हमें स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब कि जिस लेवल का क्वेश्चन होगा हमारी स्टडी ही भी उस लेवल की होनी चाहिए और इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं थर्ड लेवल की। एक्चुअली थर्ड लेवल वाज रिटन बाय जैक फिने और ये चैप्टर फैक्ट एंड फिक्शन का कंप्लीट मिक्सचर है। यहाँ पर आपको वास्तविकता और कल्पना दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा और लास्ट में राइटर ने रीडर के ऊपर ये छोड़ दिया है एक्स्ट्रापोलेशन करने के लिए। अब बात आती है कि एक्स्ट्रापोलेशन है क्या। इनफैक्ट दो शब्द ऐसे हैं, एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन, जिसे हमें समझना पड़ेगा इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए। इंटरपोलेशन का मतलब है कि बुक में हमें फैक्ट्स दिए होंगे और उस फैक्ट्स के आधार पर हमें कंक्लूजन तक पहुंचना है, ये है इंटरपोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है कि फैक्ट्स बुक में दिए रहेंगे लेकिन हमको उसके कंक्लूजन के लिए बियॉन्ड द बुक जाना पड़ेगा। तो जब हम स्टडी करेंगे थर्ड लेवल को तो हमको इसका कंक्लूजन एक्स्ट्रापोलेशन के थ्रू करना पड़ेगा। बाकी डिटेल्स हम जब थर्ड लेवल को लाइन वाइज स्टडी करेंगे तो चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल आवश्यक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। चलिए इस चैप्टर को फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को लाइन वाइज स्टडी करने से पहले हमको टाइटल को समझना होगा और ये टाइटल है द थर्ड लेवल, जो कि जैक फिने के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, जहाँ हम खड़े होते हैं, सपोज हम ज़मीन पे खड़े हैं, भूतल पे खड़े हैं, तो उसको हम ग्राउंड फ्लोर या लेवल बोलते हैं। जब उससे एक मंजिल ऊपर जाते हैं तो उसको फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर सेकेंड फ्लोर, उसके ऊपर थर्ड फ्लोर। ठीक वैसे ही जब हम बेसमेंट की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो लेवल जहाँ हम खड़े हैं वो उसके बेसमेंट में नीचे की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट लेवल, उसके नीचे सेकंड लेवल, देन उसके नीचे थर्ड लेवल आता है। तो इस तरह से शुरुआत ही हमारा जो टाइटल है वो द थर्ड लेवल, वो डिस्प्यूट के साथ ही शुरू होता है। जो पहली लाइन हमारी है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल शेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। राइटर का कहना है कि जो मेन ऑफिशियल न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के हैं, उनके जो मेन ऑफिशियल्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो टाइम टेबल की जो पूरी एक हीप है, जो स्टैक है, उसके ऊपर हाथ रख करके कसम खा करके वो बोलते हैं कि दैट देयर आर ओनली टू, मीन्स सिर्फ दो ही लेवल हैं। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर दो नहीं बल्कि तीन लेवल हैं, थर्ड लेवल भी है। राइटर कहना है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। राइटर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि क्योंकि मैं थर्ड लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर हो चुका हूँ, वहाँ पर जा चुका हूँ। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने क्लियर थर्ड लेवल पर जा कर के उस पर चला हूँ मैं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली ये कह रहा हूँ
कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। मेरे मित्रों में से एक मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था। मैंने उससे इस बात की चर्चा की। आई टॉक्ड, मैंने उससे बात किया। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो थर्ड लेवल है उसके बारे में जब उसको बताया, एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो उसने कहा कि एक्चुअली ये तुम्हारी मेंटल डिसऑर्डर है, कोई थर्ड लेवल नहीं है। ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। साइकोलॉजी में एक शब्द आता है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, जिसको दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं एस्केपिज्म। यानी हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ें अनफुलफिल्ड रूप से पड़ी रहती हैं, जो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती हैं और समय समय पर वो बाहर निकलती हैं। तो कुछ सपनों के माध्यम से निकल जाती हैं, और जब हम उस अतृप्त इच्छा को जीते जागते पूरा होते हुए देखते हैं एक डेंसिटी में, तो वो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट होता है। तो मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का कहना था कि ये कुछ और नहीं है बल्कि ये तुम्हारा दीवा स्वप्न है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। और हमारे उस फ्रेंड ने, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने बताया कि इसके पीछे रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मैं हमेशा नाखुश रहता हूँ, अनहैप्पी रहता हूँ। एंड जब ये बात दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जब ये बात मेरी वाइफ को पता चला तो थोड़ी वो परेशान हो गई। और he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. लेकिन उसके तत्काल बाद जब उसने ये एक्सप्लेन किया कि मेरी ये स्थिति इस वजह से है कि जो दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड, जो आधुनिक दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, वो दुनिया बिल्कुल इनसिक्योरिटी, डर, लड़ाई, चिंता एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, इससे पूरी तरह से भरी पड़ी हुई है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और इन सारी चीज़ों से मैं भागना चाहता हूँ, इन सारी चीज़ों से बचना चाहता हूँ, जिसके वजह से मुझे थर्ड लेवल का एहसास होता है। ये लॉजिक दिया हमारे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने। अब राइटर का कहना है केविन हु डजंट। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि मैं इस इनसिक्योर्ड, फियर, वार, वरी, इस तरह की जो अनरेस्ट, डिस्कम्फर्ट के कंडीशंस हैं उससे मैं बचना चाहता हूँ, माना। और इस वजह से मैं थर्ड लेवल मुझको दिखता है। हु डजंट, कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं करता है? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। हर लोग ऐसा करते हैं, हर लोग इस तरह की कंडीशन से, इस तरह की स्थितियों से, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी जैसी स्थितियों से हर लोग बचना चाहते हैं। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन सब तो नहीं जाते। दे डोंट वांडर डाउन, उनमें से जो इस स्थिति से परेशान है उनमें से कोई भी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक नहीं पहुंचता। सिर्फ मैं ही पहुंचता हूँ। उनको भी तो पहुंचना चाहिए अगर वो इस दुनिया में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो। ये लॉजिक दिया राइटर ने। बट दैट इज द रीजन, ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। तो दैट इज द रीजन, मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने डोमिनेंट तरीके से बोला कि नहीं, यही रीजन है जिसकी वजह से तुमको थर्ड लेवल एग्जिस्ट होते हुए दिख रहा है। ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। इस बात पे मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स एग्री हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, मीन्स तुम्हारे लाइफ में जो जो तुम्हारी हरकतें हैं, जो जो तुम्हारे एक्टिविटीज़ हैं, एवरीथिंग, वो सारी की सारी चीज़ें पॉइंट्स टू इट, वो इसी की तरफ इशारा करती हैं। दे क्लेम, उन्होंने दावा किया, हमारे मित्रों ने, कि जो जो हरकतें उस दौरान में कर रहा था, जो जो एक्टिविटीज़ हमारी थी, वो सारी की सारी इस तरफ इंडिकेट कर रही थी। माई स्टैम्प ऑफ एग्जाम्पल देते हैं कि मास स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, मेरा जो ये नेचर है स्टैम्प कलेक्शन का, दैट इज़ द टेम्पोरेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। कुछ लोगों की हॉबी होती है कि जो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, तो वो मेरी भी हॉबी थी।
तो मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का कहना था कि दैट इज़ अ टेम्पोरेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, चूँकि मैं वास्तविकता से, हकीकत से दूर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ। एंड दैट इज़ अ टेम्पोरेरी रिफ्यूज, वो परमानेंट नहीं लेकिन अस्थाई रिफ्यूज है, अस्थाई शरण में जाना है स्टैम्प कलेक्शन के। और ये इस वजह से है कि आई वॉन्ट टू स्किप माई सेल्फ फ्रॉम रियलिटी, जो हकीकत की, वास्तविकता की दुखद दुनिया है, उस दुनिया से बचने के लिए मैं टेम्पोरेरी रिफ्यूज के रूप में, अस्थाई शरण के रूप में मैं स्टैम्प कलेक्शन का काम कर रहा हूँ। वेल मे बी इस ऐसा तर्क साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के द्वारा दिए जाने पर राइटर का कहना है वेल मे बी ठीक है, हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हो सकता है। बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब वो अपने पक्ष में एक तर्क देते हैं कि लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, उनको हकीकत से रिफ्यूज करने का या दूर जाने का की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ग्रैंडफादर डिडंट नीड, ग्रैंडफादर को कोई ज़रूरत ही नहीं थी एनी रिफ्यूज, किसी भी शरण की, फ्रॉम रियलिटी, यानी वास्तविकता से दूर जाने की मेरे ग्रैंडफादर को कोई ज़रूरत नहीं थी। ग्रैंडफादर का मतलब इस एज में बड़े और जिस दुनिया में जिस समय वो जी रहे थे उससे पहले की स्थिति। आगे उनका कहना है कि थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। राइटर का कहना है कि उस समय चीज़ें बहुत अच्छी थीं, दिन बहुत सुखद थे। फ्रॉम ऑल आई हियर, कुल मिलाकर के जो मैंने सुन रखा है कि मेरे दादाजी के समय चीज़ें बहुत आसान थीं, दिन बहुत अच्छे थे। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। तो दादाजी के समय वार, वरी, डिस्कम्फर्ट, इस तरह के कंडीशंस तो थे नहीं। बावजूद उसके मैंने जो सुन रखा वो था कि ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, जैसे मैं कलेक्शंस करता हूँ उसी तरह से मेरे दादाजी को भी शौक था, वो भी कलेक्शन करते थे। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और उनका कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, और वो हर स्टैम्प कलेक्शन में एक सिस्टम होता है कि जब हम पहले दिन यूएस में या पहले दिन कोई स्टैम्प जारी होता है, इशू होता है, तो उसको एक इन्वेलप पे उस स्टैम्प को लगा करके उसके अंदर ब्लैंक पेपर डाल करके और उसको अपने ही एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। तो मेरे दादाजी का जब भी कोई स्टैम्प कलेक्शन करना होता था या कोई स्टैम्प इशू होता था, तो प्रैक्टिकली वो हर स्टैम्प इशू के समय फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, मतलब वो हर स्टैम्प इशू के समय फर्स्ट डे कवर करते थे। मतलब स्टैम्प को इन्वेलप पे लगा करके उसके अंदर ब्लैंक पेपर डाल करके अपने ही एड्रेस पर वो भेज देते थे एक मेमोरी के रूप में कि इस दिन ये स्टैम्प जारी किया गया था। इस तरह से उनका शौक था स्टैम्प कलेक्शन का। इसके अलावा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। राइटर ने बोला अपने फ्रेंड से कि तुम्हें ये पता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स का कलेक्शन किया करते थे। तो इन लोगों के समय तो दिन उतने ख़राब नहीं थे, इनसिक्योरिटी की भावना नहीं थी, डिस्कम्फर्ट नहीं था, वरी नहीं था। बावजूद इसके मेरे दादाजी और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऐसा करते थे। तो उनके बारे में क्या कहना है? क्या वो भी अपनी वर्तमान स्थिति से भागना चाहते थे? हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। नेक्स्ट पैराग्राफ। खैर, इतनी सारी बातों के बाद राइटर का कहना है कि हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल पर क्या घटित हुआ मेरे साथ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। एक रात की बात है कि समर टाइम था वो, और मैं अपने ऑफिस में आई वर्क लेट, मैंने देर तक काम किया, और मैं आई वॉज इन ए हरी, मैं बहुत जल्दी में था, टू गेट अप टाउन। अप टाउन मीन्स रेसिडेंशियल एरिया, रिहायशी क्षेत्र, यहाँ पर लोग रहते हैं उसको अप टाउन बोलते हैं। तो आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। अपने घर, अपने अपार्टमेंट पहुँचने के लिए मैं जल्दी से
अप टाउन पहुंचना चाहता था, जाना चाहता था। इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। चूँकि मुझे जल्दी थी, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। इसलिए मैंने सबवे कहाँ का, ग्रैंड सेंट्रल का सबवे लेने का मैंने डिसाइड किया, निर्णय लिया। सबवे मीन्स टनल। जैसे आप मेट्रो सिटीज़ में जब जहाँ रहते हैं या जहाँ मेट्रो की सुविधाएं हैं, तो जो टनल होता है उसके थ्रू जब आप यात्रा करते हैं तो उसमें ट्रैफिक नहीं होता है और आपका टाइम बचता है। तो इनको भी जल्दी थी, इस वजह से इनका कहना है कि मैंने ग्रैंड सेंट्रल के सबवे या टनल से जाने का निर्णय लिया, क्योंकि बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस, क्योंकि ये बस की अपेक्षा तेज होती है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब एक नई बात बताने जा रहे हैं। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कि क्यों जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्यों मेरे साथ ही घटित होता है। अब अपने बारे में बता रहे हैं, उस विशेष बात को बताने से पहले कि आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ और मेरा नाम चार्ली है। मतलब मैं नॉर्मल हूँ, एबनॉर्मल नहीं हूँ, मैं मंद बुद्धि नहीं हूँ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, एक सामान्य सा इंसान हूँ मैं। मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, और मेरी एज 31 ईयर्स की है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band। और उस रात मैंने पहना हुआ था एक टैन गैबाडाइन सूट। टैन मीन्स येलोइस ब्राउन कलर, और गैबाडाइन ये एक तरह का ये कॉटन क्लॉथ का ड्यूरेबल स्मूथ कपड़े का एक सूट होता है। तो आई वॉज वेयरिंग अ येलोइस ब्राउन कलर्ड गैबाडाइन सूट एंड अ स्ट्रा हैट, और एक स्ट्रा हैट मैंने लगा रखी थी विद अ फैंसी बैंड, जिसमें एक फैंसी बैंड था वो। आफ्टर दैट आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक जस्ट लाइक मी। मैं जब जा रहा था तो मैंने दर्जनों आदमियों को मैंने पास किया, मतलब दर्जनों आदमियों से हो करके मैं गुजरा। मैंने उनको देखा, हु लुक जस्ट लाइक मी, और जो ठीक मेरी ही तरह से दिखते थे, कोई स्पेशल कोई खास नहीं दिखते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आई वॉजन ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग। मैं किसी भी चीज़ से बचना नहीं चाहता था। ये बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के उस ब्लेम को, जो बार बार उसने कहा कि आप मॉडर्न वर्ल्ड से या प्रेजेंट वर्ल्ड से आप बचना चाहते हैं। उसी को कोट करते हुए कह रहे हैं कि आई वॉजन ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग। मैं किसी भी चीज़ से बचना नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। बल्कि मैं जल्दी जल्दी आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम, मैं अपने घर पहुंचना चाहता था अपनी पत्नी लुइजा के से मिलने के लिए। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। अब ये उस अमेजिंग स्टोरी को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया। मतलब मैं नीचे फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया। फिर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। उस फर्स्ट लेवल से राइटर का कहना है कि यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। वहाँ से आपको 20th सेंचुरी के तरह की ट्रेनें उस फर्स्ट लेवल से मिलती हैं जाने के लिए। अब इनको ज़रूरत क्यों पड़ी 20th सेंचुरी के तरह की ट्रेनें कहने के लिए? क्योंकि आगे जो इनके साथ घटित होता है शायद वो ट्रेनें 20th सेंचुरी की तरह से नहीं थी। इस वजह से इनको कोट करना पड़ा कि फर्स्ट लेवल जहाँ मैं पहुँचा वहाँ से सिंपली आप 20th सेंचुरी के ट्रेन को पकड़ सकते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। उसके बाद मैं एक और फ्लाइट सेकेंड लेवल तक पहुँचने के लिए मैंने लिया। एक्चुअली द स्टेयर केसेस को हम फ्लाइट, जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके ग्रुप को हम फ्लाइट बोलते हैं, इसलिए ये यूज़ किया गया। वेयर यू
वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम। तो उस सेकेंड लेवल से सब अर्बन ट्रेन्स छूटती हैं। अगर आप और क्लियर एक्सप्लेन करना चाहें तो फ्रॉम वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव, जहाँ से उपनगरीय क्षेत्रों की ट्रेन्स वहाँ से जाती हैं। स्टेशन पर जब आप जाते हैं तो आपको ये मालूम है कि हर प्लेटफॉर्म्स अलग अलग होते हैं। लंबी दूरी की ट्रेन्स के लिए अलग हैं और सब अर्बन एरिया के लिए अलग ट्रेन्स होती हैं। तो सेकेंड लेवल से राइटर का कहना है कि सब अर्बन एरिया के ट्रेन्स मिलते हैं। एंड डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे, मैं एक आर्क्ड डोरवे, सेमी सर्कल डोरवे की तरफ, जो कि हेडिंग फॉर द सबवे, जो कि सबवे की तरफ जा रहा था, उसमें मैं घुसा। एंड व्हाट हैपेंड एंड गॉट लॉस्ट, और उसके बाद मैं गायब हो गया। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। दैट इज़ ईजी टू डू, ये करना आसान है। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। उनका कहना है कि मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से आ चुका हूँ, जा चुका हूँ वहाँ पे, मेरे लिए नई बात नहीं है। पर आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन मैं हमेशा से ही बम्पिंग इनटू, हिटिंग इनटू न्यू डोरवेज, जब भी मैं उसमें घुसता हूँ तो नए नए रास्तों को मैं हिट करता हूँ, नई नई सीढ़ियों को, स्टेयर्स को, नए नए कॉरिडोर्स को मैं हिट करता हूँ जब भी मैं वहाँ जाता हूँ। अब ये कहानी बताने जा रहे हैं कि जितनी बार गए उसमें से कब कब इन्होंने नई नई चीज़ों को हिट किया, नई नई चीज़ें वहाँ पर उनको देखने को मिली। वंस आई गॉट इन टू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग। एक बार लगभग 1 मील लंबी एक टनल में मैं घुसा। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और उस टनल में घुसने के बाद क्या हुआ कि मैं रूजवेल्ट होटल के लॉबी के पास पहुंच गया, उसमें पहुंच आया। अनदर टाइम I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. दूसरी बार की कहानी है, another time I came up in an office building on 46th Street. 46th Street के एक ऑफिस बिल्डिंग के पास में निकला, जो कि 3 blocks अवे, जो मेरे ऑफिस से लगभग 3 ब्लॉक की दूरी पर थी। अब ये दो घटनाएं उनको बिल्कुल सरप्राइज कर देती हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर का कहना है, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। इस तरह से बार बार नई नई जगहों पर निकलने के वजह से राइटर सेज कि कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल ये एक ट्री की तरह से ग्रो कर रहा है। ट्री की तरह से ग्रो कर रहा है मतलब ट्री में आपने देखा होगा धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है तो बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं। ऊपर जितनी ब्रांचेज आएंगी, जितना ऊपर वो उसका फैलाव होगा, उसके रूट्स भी उसी तरह से नीचे ज़मीन के अंदर फैलते जाएंगे। तो इनका कहना है कि ग्रैंड सेंट्रल भी एक पेड़ की ही तरह से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। जैसे एक ट्री के रूट्स जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो बहुत गहराई तक वो बढ़ती चली जाती हैं, ठीक वैसे ही नए नए कॉरिडोर्स, नए नए स्टेयरकेसेस वो वहाँ पर डेवलप होते चले जा रहे हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that is how the tunnel I got into. अब इनका कहना है कि इनका अपना सोचना है, देयर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, मुझे लगता है संभवतः एक बहुत ही लंबा टनल है, दैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जिसके बारे में कोई व्यक्ति जानता नहीं है कि वो शहर के नीचे आज के डेट में वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर यूएस में बहुत फेमस प्लेस है। तो इस ये टनल टाइम्स स्क्वायर को जाता है और माइट बी मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, वो टनल सेंट्रल पार्क तक भी जा सकता है।
एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स, अब यहाँ पर ये अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के द्वारा जो इनके ऊपर बोला गया था कि ये वर्तमान दुनिया से स्किप करते हैं, उसके ऊपर इनका एक व्यंग है कि बिकॉज क्योंकि फॉर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों ने वर्षों के दौरान जिनके लिए ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट हो चुका है, मतलब वर्तमान स्थिति से बच निकलने का रास्ता हो चुका है, एक इनका व्यंग है। अ वे ऑफ एस्केप, बच निकलने का एक तरीका बन चुका है, जैसा कि ये ब्लेम इनके ऊपर इनके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के द्वारा दिया गया था। तो मे बी दैट इज़ हाउ दैट टनल आई गॉट इनटू। हो सकता है कि मैं इसी की वजह से उस टनल में घुस गया, चला गया, क्योंकि वो टनल वो एग्जिट का रास्ता है, वो स्केप का रास्ता। ये बातें इन्होंने सोचा। फिर ही टोल्ड कि बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन इस आइडिया के बारे में मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताया नहीं। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट। कॉरिडोर जिसके अंदर में था वो धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ मुड़ना शुरू हो गया, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और वो तिरछे तरीके से नीचे की तरफ जाने लगा। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये गलत था। बट आई मीन्स मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड्स ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। कुल मिला करके मैं अपने खुद के कदमों की आहट को सुन सकता था। इसका मतलब जब आप अकेले किसी जगह पे चल रहे हो, कोई व्यक्ति ना हो, तो आपके फुट स्टेप्स की सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती हैं आपके पीछे। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, और मैं किसी भी व्यक्ति को पास नहीं किया, मतलब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति से मैं मिला नहीं। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड। अच्छा, एक बात है यहाँ पे, जब आप किसी भी टनल या किसी बंद जगह पे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही वो रास्ता कहीं ओपन होता है, खुलता है, तो वहाँ से लाइट और आवाज़, ये सारी चीज़ें आप सुनते हैं। तो ही इज़ डिस्क्राइबिंग द सेम। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर। तब मैंने कुछ रोर, हॉलो रोर सुना, मतलब कोई वो टनल कहीं ओपन हो रही थी आगे, तो इस वजह से मुझको वो फुसफुसाहट या आवाज़ सुनाई दी, अहेड, आगे। दैट मीन्स, जिसका मतलब ये था कि ओपन स्पेस, कि आगे ये ओपन स्पेस है एंड पीपल टॉकिंग, और आगे लोग बातें कर रहे हैं, उसी की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। देन द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। उसके बाद वो टनल शार्प लेफ्ट मुड़ गया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। मैं उस टनल के थ्रू कुछ सीढ़ियाँ नीचे की तरफ चढ़ करके, वेंट डाउन मीन्स नीचे गया, कुछ सीढ़ियों को से उतर करके, नॉट चढ़ करके, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर मैं जा पहुंचा। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए तो मैंने ये सोचा कि लग रहा है कि मैं सेकेंड लेवल पे पहुंचा हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। मतलब राइटर कंफ्यूज थे उस समय, उनको श्योरिटी कैसे हुई कि सेकेंड लेवल पर है या थर्ड लेवल पे। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। जब मैं उस थर्ड लेवल पे पहुंचा तो कमरे छोटे छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ जहाँ से टिकट मिलता है वो संख्या में कम थे। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स भी बहुत कम संख्या में थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड। और उस स्टेशन के सेंटर में, बीच में जो इंफॉर्मेशन बूथ था, जहाँ से पैसेंजर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, वो इंफॉर्मेशन बूथ जो था वो लकड़ी का बना था, एंड ओल्ड लुकिंग, और वो एंटिक डिज़ाइन का था, पुराना दिखता था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई सेड। और जो आदमी उस बूथ पर बैठा हुआ था, वोर अ ग्रीन आई सेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। उसने ग्रीन आई सेट पहन रखा था और एक लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, ये एक तरह का फैशन होगा उस समय का, एक लंबा ब्लैक
कलर का स्लीव प्रोटेक्टर्स उसने पहन रखा था, जो आदमी उस इंफॉर्मेशन बूथ पर बैठा हुआ था। द लाइट्स पर ये सारी की सारी चीज़ें इनके वर्तमान दुनिया से काफ़ी काफ़ी डिफरेंट थी। अगला, द लाइट्स वर डीम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। जो लाइट वहाँ पर थे वो डीम धुंधले थे, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, काइंड ऑफ फ्लिकरिंग, और वो भभक रहे थे। ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था इनके लिए। देन आई सॉ व्हाई, सॉ मीन्स हियर अंडरस्टूड। तब मैं समझ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइट्स डीम क्यों हैं, वो भभक क्यों रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो जो लाइट्स थे वो ओपन फ्लेम्ड गैस लाइट्स थे। मतलब आप लोगों ने पुराने तरह के गैस लाइट्स को देखा होगा, जो बिल्कुल उसमें से आवाज़ आती है और फ्लेम जो है वो निकलता रहता है। तो उस तरह की गैस लाइट्स वहाँ पर थीं। अब ये सारी चीज़ें इनको बिल्कुल विश्वास दिलाना शुरू कर दी कि कहीं न कहीं ये सेकेंड लेवल नहीं है, थर्ड लेवल है। आगे क्या है? देयर वर ब्रॉस स्पिटन्स ऑन द फ्लोर। उस स्टेशन पर जगह जगह फ्लोर पर जो पीचदान थे जिस पे लोग थूकते हैं, वो ब्रास मेटल के बने हुए थे, पीतल के बने हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे जो उनके वर्तमान से बिल्कुल डिफरेंट थी। और तभी अक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन के उस पार इन्होंने रोशनी, एक ग्लिंट ऑफ लाइट, एक रोशनी की चमक देखी। कॉट माई आई मीन्स मेरी आंखों ने एक रोशनी, एक लाइट का एक छोटा सा चमक देखा। तो जब इधर उधर की तरफ इनकी निगाह गई, व्हाट डिड ही फाइंड, क्या मिला उनको कि अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट पॉकेट मीन्स अ वेरी स्मॉल पॉकेट इन साइज, बहुत छोटा सा पॉकेट जो कमर के पास रहता है, बहुत छोटा सा, उसको वेस्ट पॉकेट बोलते हैं। तो क्या देखा इन्होंने कि अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी वो अपने वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड वॉच उसने निकाला, वो निकाल रहा था। उसी गोल्ड वॉच की लाइट थी जो उनके आंखों को जिसने अट्रैक्ट किया। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। अब वो वेस्ट पॉकेट से जो गोल्ड वॉच उन्होंने निकाला था वो आज के टाइम का रिस्ट वॉच नहीं था। तो ही स्नैप्ड ओपन, यहाँ पर सिर्फ ओपन नहीं है, स्नैप्ड ओपन है। स्नैप्ड ओपन का मतलब हुआ कि जब आप किसी चीज़ को खोलें तो एक चटक की आवाज़ हो। तो आपने संभवतः गांधी जी की घड़ी देखी होगी, ठीक उसी तरह की घड़ी रही होगी। उसने जब उस कवर को खोला, ग्लांस्ड एट हिज वॉच, और अपने उस वॉच को उसने देखा, एंड फ्रोन्ड, और उसका त्योरी चढ़ गया। इसका मतलब उसको थोड़ा सा अपने टाइम को लेकर के कुछ गुस्सा आया होगा। तो जब उसने ये सारी चीज़ें की तो उससे उस गोल्ड वॉच से जो ग्लिंट ऑफ लाइट निकला उसने राइटर के ध्यान को उधर अट्रैक्ट कर दिया। अब उस व्यक्ति के बारे में, उस पर्सन के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ही वोर अ डर्बी हैट। एक्चुअली डर्बी हैट इज़ अ टाइप ऑफ बॉलर हैट, एक प्रकार का हैट है ये। तो ही वोर इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर। उसने एक डर्बी हैट पहन रखा था, ब्लैक 4 बटन सूट, हाँ, ब्लैक 4 बटन सूट विद द टाइनी लेपर्स। हाँ, उसका हुलिया क्या था, उसने क्या क्या पहन रखा था कि ही वोर अ डर्बी हैट, एक डर्बी हैट पहन रखा था, अ ब्लैक 4 बटन सूट, एक ब्लैक कलर का जिसमें 4 बटन्स थे, वो सूट पहन रखा था विथ टाइनी लेपर्स। इसमें छोटे छोटे लेपर्स थे। लेपल एक्चुअली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कोट एंड बिलो द कॉलर विच इज़ फोल्डेड। ये मीनिंग होता है लेपिल का, मतलब छोटे छोटे कॉलर के नीचे फोल्ड थे। इस तरह का एक, इस डिजाइन का एक ब्लैक कलर का 4 बटन सूट उसने पहन रखा था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार
मुस्टैच, और उसने एक उसका जो हुलिया था, उसने उसका जो मुस्टैच मूछ थी वो बिग ब्लैक और हैंडल बार, बड़ी बड़ी मूछें उसकी थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड saw that everyone in the station was dressed like 1890 समथिंग। जब मैंने उसका पूरा हुलिया देखा, उसका ड्रेस कोड देखा, उसका चेहरा देखा, उस समय का चलन फैशन था बड़ी बड़ी मूछें रखना, तब मैंने देखा कि चलो सिर्फ ये इसी के साथ है या इसके आसपास और लोग भी जो हैं वो भी इसी फैशन में है। देन आई लुक्ड अराउंड, तब मैंने चारों तरफ देखा एंड सा, और मैंने देखा क्या कि दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। तब मैंने देखा कि वहाँ पर जितने लोग भी थे स्टेशन पर, सब के सब लोग उन्होंने समथिंग 1890 1890 के समय का जो फैशन जो चलन था, लगभग उसी तरह के ड्रेस उन लोगों ने पहन रखे थे। आई नेवर saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे दाढ़ी वाले, और साइड बन का मतलब जैसे देखा होगा अपने पुरानी मूवीज जब आप देखते हैं तो उसमें जो खत होता है वो बिल्कुल आपके कान के नीचे तक आया रहता है, उसको साइड बर्न्स बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी मूछें और बड़े बड़े खत, इस तरह का इस तरह के लोगों को और दाढ़ियाँ, इस तरह के लोगों को मैंने नहीं देखा था। ये उस समय के उस दौर का फैशन रहा होगा। अब एक दूसरी स्थिति, इन्होंने एक वुमन देखा। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, तभी ट्रेन गेट से हो करके एक महिला आई। उसका ड्रेस कोड क्या था? सी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स। उसने एक ऐसा ड्रेस पहन रखा था विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मीन्स मटन स्लीव्स की तरह, मतलब एक डिज़ाइन का ड्रेस उसने पहन रखा था। एंड स्कर्ट्स, और उसने स्कर्ट पहन रखा था। कैसा था वो? टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। उसके हाई बटन शूज़, यानी जो हाई बटन शूज़ थे उसके ऊपर उसका स्कर्ट जो है वो उसने पहन रखा था। अब इस महिला का भी लुक जो इनका 20th सेंचुरी से बिल्कुल डिफरेंट था। और बैक ऑफ हर, उस महिला के ठीक पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, इनकी निगाह ट्रैक के ऊपर गई, लाइन के ऊपर गई। तो आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक के ऊपर, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मैंने एक लोकोमोटिव की एक झलक देखी। एक ट्रेन कह सकते हैं, ट्रेन की झलक देखी। कैसा था वो? अ वेरी स्मॉल कोरियर आइव्स लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टैक। मतलब उस लोकोमोटिव, उस ट्रेन का हुलिया कुछ इस तरह से था कि वेरी स्मॉल कोरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, छोटा था वो, और विद अ फनल शेप्ड स्टैक। और फनल का मतलब होता है कीप, तो फनल शेप्ड उसका स्टैक था वो। एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया कि मामला गड़बड़ है, हम कहीं दूसरी जगह आ गए हैं, हम 1890s के समय में आ गए हैं। और जब इनके दिमाग में ये क्लिक हुआ, उन सारे व्यक्तियों को देखने के बाद, उस महिला को देखने के बाद, उस तरह के लोकोमोटिव्स को देखने के बाद, तो ये थोड़ा चौकन्ना हुए कि चलो थोड़ा और पता करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, टू मेक श्योर, मीन्स मैं किसी दूसरी जगह आ गया हूँ, चलो इस बात को और श्योर करते हैं। इसके लिए टू मेक श्योर, इस बात को और श्योर करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स। मैंने क्या किया कि मैं एक न्यूज़ बॉय वहीं पर था स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ही, तो मैं उसके पास गया। आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। उसके पैरों के पास स्टैक ऑफ पेपर्स, पूरे पेपर्स की एक बंडल पड़ा हुआ था, स्टैक पड़ा हुआ था। मैंने उसकी तरफ ग्लांस, एक नज़र देखा। क्या पाया? इट वॉज द वर्ल्ड। द वर्ल्ड आप देखिए इटैलिक्स में दिया हुआ है, इसका मतलब वहाँ का उस समय का वो न्यूज़पेपर था। क्या था? इट वॉज द वर्ल्ड, मतलब उसके पैर के पास जो पूरी एक बंडल पड़ी हुई थी, हीप पड़ी हुई थी, स्टैक पड़ा हुआ था, वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और हकीकत की दुनिया में, मतलब इनके थर्ड लेवल को छोड़ दिया जाए तो द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स,
सालों से द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड, वो प्रकाशित ही नहीं किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। अब इनकी निगाह उस पेपर के फ्रंट पेज पे गई। आपने देखा होगा कि हर न्यूज़पेपर पे जो सबसे मेन प्राइम न्यूज़ होता है, लीड स्टोरी होती है, वो फ्रंट पेज पे होता है। तो इन्होंने देखा कि द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। जो लीड स्टोरी थी उस पेपर की, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रही थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। और मैंने आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, इस फ्रंट पेज को मैंने पब्लिक लाइब्रेरी के फाइल में पाया है। जैसे जो भी न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, उन सारे न्यूज़पेपर्स के कलेक्शन लाइब्रेरी में रहते हैं, वो पुराने से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक। तो राइटर का कहना है कि जो फ्रंट लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रही थी, जो 1890 के दौर के समय की स्टोरी थी। और इन रियलिटी मैंने उसको पब्लिक लाइब्रेरी के फाइल में उस फ्रंट पेज को देखा था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। और उस न्यूज़पेपर पर जो डेट लिखा था वो था जून 11, 1894। यहाँ एक चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये स्टोरी चूँकि यूएस से बिलोंग करती है, इसलिए आप डेट देख लीजिए, MMDDYY, that has been followed, month and day, then year। तो उस पब्लिक लाइब्रेरी के फाइल में वही न्यूज़पेपर था और जिस पर डेट पड़ा हुआ था 11 जून 1894। और वही उस न्यूज़पेपर बॉय के पैरों के पास जो स्टैक ऑफ पेपर्स थे उसमें भी सेम डेट पड़ा हुआ था। तो इसके आगे का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को कवर करेंगे। अभी तक जो एक्सप्लेन किया गया है वो आपको कैसा लगा, उसमें क्या कमी रह गई है, इसको आप बताएंगे, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं अब्राहम लिंकन का एक थॉट दोहराना चाहूँगा। If I am given 6 hours to cut a tree, I'll engage 4 hours to sharpen my axe। अगर मुझको एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का समय दिया जाए तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।